तक हमने स्पेशल रिलेटिविटी थियरी के बारे में डिटेल में जाना, जिसका अब अंत हो चुका है। इस थियरी ने हमें इस दुनिया और ब्रह्मांड में बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अब वक्त है इसकी खामियों के बारे में भी जानने का। आखिर क्यों हमारे जीनियस आइंस्टाइन को जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की जरूरत पड़ी, और किस तरह से जनरल रिलेटिविटी ने हमारे ब्रह्मांड को पूरी तरह से समझने और एक्सप्लेन करने के लिए रोमांचक और हैरत अंगेज आइडियाज को सामने रखा और उसे स्पेशल रिलेटिविटी के साथ जोड़ दिया। फ्रेंड्स, स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक इनकम्प्लीट थियरी है और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही काम करती है, यानी ऐसे दृष्टिकोण जिसमें न्यूटन के लॉज ऑफ इनर्शिया सही तरह से काम करते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया का कहना है कि अगर हम किसी चीज के ऊपर कोई भी फोर्स न लगाएं तो वो अपनी मोशन की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं लाएगा। जैसे सरल भाषा में हम कहते हैं एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। बट फॉर एग्जांपल, जैसे पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है तो वो एक किस्म के मोशन में है जिस पर ग्रेविटेशनल बल का प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे मोशन जिसमें चीजें बल के प्रभाव में चलती है को हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, और ये मोशन जैसे अब आप जानते हो इनर्शियल मोशन से अलग है। और इसी कॉन्सेप्ट को समझना अधूरा रह गया था जिसे जनरल रिलेटिविटी हमें समझाने वाली थी। इसी समस्या के बारे में सोचते हुए एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये ख्याल आया कि अगर अचानक से सूर्य हमारे सोलर सिस्टम से गायब हो जाए तो फिर क्या होगा। उन्होंने न्यूटन के यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल सिद्धांत का उपयोग किया और पाया कि सूरज के ग्रेविटी का प्रभाव जो पृथ्वी को ऑर्बिट में रखे हुए है एकदम से इंस्टेंटेनियसली गायब हो जाएगा, जिसका मतलब ये था कि ग्रेविटी वेव्स लाइट स्पीड से भी ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर सकती है, जो स्पेशल रिलेटिविटी के रूल्स के एकदम खिलाफ था। और बिल्कुल इसी उलझन को दूर करने के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को लगभग 10 साल लग गए और इस बीच उन्होंने कई प्रयास किए पहेलियां सुलझाने में, पर सभी किसी न किसी रूप से असफल होते रहे। आखिरकार सन 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज की, एक क्रांतिकारी थियरी ढूंढने में, जिसे उन्होंने साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने रखा। और इस साइंटिफिक पेपर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी बना दिया। आज लगभग 100 सालों से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर आज भी आइंस्टाइन की ये थियरी हर एक्सपेरिमेंट पर खरी उतरी है। इवन कुछ समय पहले रिलीज हुए ब्लैक होल की इमेजेस भी इन्हीं की थियरी की सारी भविष्यवाणी के साथ कंप्लीटली एग्री करती है। जनरल रिलेटिविटी एक ज्योमेट्रिक थियरी है जो ज्योमेट्री और फिजिक्स को मिलाने की कोशिश करती है। इस थियरी का कहना है कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण एक ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर नामक स्पेस टाइम के शेप में हुए बदलाव की वजह से काम करती है, और इसे हम स्पेस टाइम कर्वेचर का नाम भी देते हैं। इसी बात को साइंटिस्ट जॉन व्हीलर ने अपने शब्दों में कुछ इस तरह कहा कि मैटर टेल्स स्पेस टाइम हाउ टू कर्व एंड स्पेस टाइम टेल्स मैटर हाउ टू मूव। तो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि आप सोच रहे होंगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये कैसे पता चला कि स्पेस टाइम कर्व्ड है। तो वेल, इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे आज हम भी करेंगे। इमेजिन कीजिए अर्थ के दो ऑपोजिट साइड पर हमने एक एप्पल ट्री को प्लांट किया है, और इन दोनों में से एक हमारे देश इंडिया में है और दूसरा अमेरिका में। उन्हीं में से एक एप्पल ट्री के नीचे आप खेल रहे हो और अचानक से आपके सर के ऊपर एक एप्पल गिरता है, वैसे ही जैसे न्यूटन के सर पर गिरा था। और आप भी उन्हीं की तरह सोच में पड़ जाते हो कि अगर दूसरे एप्पल ट्री से भी एप्पल उसी वक्त गिरा हो तो उसे कैसा लगेगा। जैसा कि हम जानते हैं हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दोनों एप्पल अर्थ पे गिरेंगे ग्रेविटी की वजह से, पर जब हम इसी घटना को एप्पल की फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं तो कुछ ऐसा मिलता है जो हमारे होश उड़ा देता है। फ्रेंड्स, फ्री फॉल हम उस स्थिति को कहते हैं जब कोई भी वस्तु सिर्फ ग्रेविटी के प्रभाव में मूव करती है। ये फ्रेम कुछ अजीब कारणों से एक इनर्शियल फ्रेम की तरह वर्क करती है, जिसे संस्थापित करने के लिए हमें न्यूटन के पहले नियम का इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि ग्रेविटी के द्वारा जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है वो उसके मास पर निर्भर नहीं होता है, इसीलिए हर वस्तु का एक्सेलरेशन समान होता है और इसके वजह से रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, और ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रूप में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एयर फ्री जोन में एक पंख और एक हथौड़ा साथ में गिराते हो तो दोनों वस्तु जमीन पर एक साथ ही गिरेंगे, क्योंकि ग्रेविटी दोनों पर एक समान एक्ट कर रही है। अब हमारे एग्जाम्पल में एप्पल का रेफरेंस फ्रेम यानी दृष्टिकोण इनर्शियल है, तो लॉज ऑफ फिजिक्स भी सेम ही होने चाहिए, राइट? नाउ एप्पल के दृष्टिकोण से उसे क्या दिखेगा कि अर्थ उसके तरफ आ रहा है, और दूसरे एप्पल को भी बिल्कुल यही लगेगा। पहले केस में अर्थ एप्पल 1 की ओर आकर्षित होगा, और वही दूसरे में वो एप्पल 2 जो कि अमेरिकन ट्री से गिरता है उसकी ओर आकर्षित होगा। बट जब हम इस पूरे फिनोमेनन को एक साथ देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि अर्थ दोनों एप्पल्स के पास एक ही साथ आकर्षित हो रहा है, जिससे यह कंक्लूजन भी निकाला जा सकता है कि अर्थ का साइज बड़ा हो रहा है या फिर वो एक्सपैंड होता नजर आ रहा है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, जिसका मतलब है कि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट गलत है, या फिर हमने अपने थॉट एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा एज्यूम कर लिया जो वाकई में सच नहीं है। और इसी एब्सर्ड रिजल्ट को ठीक करने में आइंस्टाइन को 10 साल लग गए। फाइनली आइंस्टाइन को एक ख्याल आया कि अब तक हम स्पेस टाइम को फ्लैट मान रहे थे, और इसी वजह से हम दूसरे एप्पल के साथ क्या हो रहा है ये पहले एप्पल के दृष्टिकोण से देख पा रहे थे, पर एक कर्व्ड स्पेस टाइम में ऐसा हो पाना पॉसिबल नहीं है। सो फ्रेंड्स, आइंस्टाइन ने अपने इस मॉडल में स्पेस टाइम को कर्व्ड बताया, और इसी वजह से लार्ज स्केल ऑब्जर्वेशंस में स्पेस टाइम के इल्यूजन्स भी आ सकते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही कुछ पहले एप्पल के दृष्टिकोण में होगा। दोनों एप्पल खुद में तो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं, बट स्पेस टाइम के वियर्ड रूप से कर्व्ड होने के कारण ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक दूसरे के लिए नॉन इनर्शियल बन जाता है, और इसी के साथ स्पेस टाइम इल्यूजन्स जैसे इफेक्ट्स आ जाते हैं जो हमारे ऑब्जर्वेशन के साथ छेड़छाड़ करते हैं और हमें गलत कंक्लूजन की ओर ले
ले जाते हैं। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ग्रेविटी की तरह थोड़ा बहुत बिहेव करने वाला फोर्स तो एक और है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट? और दोनों फोर्सेस को कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला भी थोड़ा बहुत मिलता है। बट फिर क्यों ग्रेविटी का जन्म स्पेस टाइम के कर्वेचर से होता है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नहीं? तो इसका सबसे आसान जवाब है कि ग्रेविटी यूनिवर्सल है और इसी वजह से फ्रीली फॉलिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एग्जिस्ट करते हैं जिन सभी का एक्सेलरेशन सेम होता है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये नहीं हो सकता। वहाँ एक्सेलरेशन चार्ज टू मास रेशियो पर डिपेंड करता है जो यूनिक नहीं होता और इसीलिए शायद ग्रेविटी स्पेशल भी है। ग्रेविटी एज अ कर्वेचर। फ्रेंड्स, आइंस्टाइन की थियरी में ग्रेविटी को हमेशा स्पेस टाइम के कर्वेचर के रूप में दर्शाया जाता है। आइंस्टाइन ने ऐसा कभी नहीं कहा था कि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है, बल्कि उनका मानना था कि अगर हम फोर्स की डेफिनेशन में थोड़ा बहुत बदलाव ला सके तो हम ग्रेविटी को एक ऐसा फोर्स का रूप दे सकते हैं जो स्पेस और टाइम की वजह से इमर्ज होती है। बट इसके बाद ये सवाल हमारे मन में आता है कि स्पेस टाइम कर्वेचर का असली मीनिंग क्या होता है, राइट? हम रोजमर्रा की जिंदगी में कर्वेचर वर्ड का उपयोग भी तो नहीं करते हैं। जैसे कि हमने कुछ एपिसोड पहले जाना था कि स्पेस टाइम एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से स्पेस और टाइम का जन्म होता है। इसीलिए स्पेस टाइम के ज्योमेट्रिक शेप में जो भी डिफॉर्मेशन या चेंजेस आते हैं उसका सीधा प्रभाव हमें स्पेस और टाइम दोनों पर दिखाई देता है और इसे हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं। टाइम में इसका इफेक्ट सबसे ऑब्वियस और जाना पहचाना होता है क्योंकि इसे हम रोज अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। इस वार्पिंग की वजह से टाइम यूनिवर्स में हर जगह अलग अलग रेट से फ्लो करती है, जिसे हम ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन के नाम से भी जानते हैं। आइंस्टाइन्स लॉ ऑफ वार्प्ड टाइम के अनुसार सभी चीजें अपना समय वहाँ बिताना पसंद करती है जहाँ पर टाइम सबसे धीमी गति से फ्लो करता है और ग्रेविटी चीजों को वहाँ खींच ले जाती है। इस वजह से ग्रेविटी का एक फोर्स की तरह काम करने का इल्यूजन बनता है और चीजों की गति में बदलाव आता है ना माइंड बॉगलिंग? इसी फोर्स के कारण प्लैनेट्स अपने स्टार के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। स्पेस टाइम में सभी चीजें उस रास्ते पर चलती है जिसमें वह सभी ज्यादा टाइम एक्सपीरियंस करे और इस पैथ को हम जियोडेसिक कहते हैं। ये तो ग्रेविटी के फोर्स के रूप में एक्ट करने का नजरिया था, बट टाइम के साथ साथ स्पेस भी अफेक्टेड होता है और जिसके कारण जनरल रिलेटिविटी ने नई भविष्यवाणियां की जिसमें लाइट हेवी ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सन या ब्लैक होल के आसपास से गुजरते वक्त बेंड हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मानो वहाँ कोई लेंस रखा हुआ है। और इसी लेंसिंग इफेक्ट की वजह से हम इस फिनोमेनन को ग्रेविटेशनल लेंसिंग का नाम देते हैं। ग्रेविटी की वजह से ना सिर्फ चीजें मैसिव ऑब्जेक्ट्स की ओर आकर्षित होती है या रोशनी मैसिव ऑब्जेक्ट के करीब बेंड होती है, साथ में ग्रेविटी की ही वजह से हमें लो टाइड या फिर हाई टाइड भी देखने को मिलता है। जब स्पेस में ग्रेविटी की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है तो इस स्ट्रेंथ डिफरेंस की वजह से ही टाइड यानी ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। ग्रेविटी के इस एस्पेक्ट को हम टाइडल फोर्सेस का नाम देते हैं और टाइडल फोर्सेस स्पेस और टाइम दोनों के वजह से होती है, जिसके कारण ये सभी एक दृष्टिकोण में दिखाई देती है। इसी फैक्ट का उपयोग जनरल रिलेटिविटी में बहुत ज्यादा होता है। जनरल रिलेटिविटी बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है जैसे स्पेस टाइम या ग्रेविटी का चीजों पर एक समान रूप से काम करना, पर इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण है द इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। इक्विवेलेंस प्रिंसिपल के अनुसार एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ग्रेविटी दोनों में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है। हम किसी भी तरह के डिवाइस का यूज करके ये नहीं बता सकते कि हमारे ऊपर ग्रेविटी काम कर रहा है या हम किसी एक्सेलरेटिंग स्पेसशिप में है। आइंस्टाइन के इस जीनियस प्रिंसिपल के अनुसार एक एक्सेलरेटिंग कार में बैठे हुए लोग पीछे की तरफ इनर्शिया के वजह से नहीं जाते हैं, बल्कि इस एक्सेलरेशन की वजह से कार में एक फेक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से लोग कार सीट की ओर एक तरह की मिस्टीरियस फोर्स फील करते हैं। फ्रेंड्स, न्यूटन की यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी और आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दोनों बहुत ही अलग अलग थियरी है। न्यूटन ने माना था कि ग्रेविटी एक फोर्स है, लेकिन वो कैसे एक्ट करती है ये बताने में असमर्थ थे। इस काम को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अंजाम दिया और उन्होंने हमें बताया कि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है बल्कि स्पेस टाइम में होने वाला इल्यूजन है। हर एक चीज जो लाइट स्पीड से धीमी गति से चलती है वो चाहे तो स्पेस में एक स्थान पर रुक सकती है, बट ऐसा वो टाइम में नहीं कर सकती। जब तक टाइम यूनिफॉर्म रूप से फ्लो करता रहता है तब तक किसी भी चीज पर कोई भी फोर्स नहीं लगता, बट कर्वेचर की वजह से इस फ्लो में बदलाव आ जाता है और इसी के साथ ग्रेविटी का इल्यूजन भी स्टार्ट होता है। चीजें अक्सर एक्सेलरेशन में असमान रूप से टाइम को एक्सपीरियंस करती है और इसी वजह से उनके ऊपर एक फेक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। इस प्रक्रिया में स्पेस और टाइम के कंट्रीब्यूशन का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है और ये स्पेस टाइम के कर्वेचर को देखने का एक और नजरिया है। इक्विवेलेंस प्रिंसिपल की मदद से आइंस्टाइन ने 16 नए इक्वेशंस दिए जिन्हें हम उनके सम्मान में आइंस्टाइन्स फील्ड इक्वेशन के नाम से जानते हैं। फील्ड इक्वेशंस हमें ये बताते हैं कि किस तरह से मैटर स्पेस टाइम को प्रभावित करता है और वो इक्वेशन ये है। इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड मैटर के बारे में है और लेफ्ट साइड स्पेस टाइम की कर्वेचर को बताता है, जिसे सिर्फ मैटर, एनर्जी, प्रेशर, मोमेंटम और स्ट्रेस ही प्रभावित कर सकते हैं। थी ना बड़ी ही अमेजिंग डिस्कवरी। लेकिन फ्रेंड्स, ब्रह्मांड के इस अद्भुत प्रॉपर्टी के बारे में जानकर कुछ ब्रह्मांड को खत्म कर पाने वाले ऑब्जेक्ट्स के बन पाने की संभावना भी आ जाती है। ब्रह्मांड के विशाल दानव जो ब्रह्मांड को एक ही झटके में निगल सकते हैं और इन्हीं के बारे में हम इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक कर लीजिए और हमारा सफर ब्रह्मांड को गहराई में जानने का जारी है।